हेलो स्टूडेंट्स, EL 307 में के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक लिया था वो हमने सेकेंड यूनिट ली थी EL 307 इंटीग्रेटेड सर्किट सब्जेक्ट में। सेकेंड यूनिट में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देख लिया था और जो उसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम लोगों ने शुरू किया था। तो उसी फ्लो में हम आज जो टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। जैसा कि आपको पता है कि एक इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, इनके नाम के इसके साथ ही हमें क्लियर होता है कि ये एक इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंटीग्रेटर, और डिफरेंशिएटर एक डिफरेंशिएटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए जो सर्किट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो सर्किट है वो हमारा एक इंटीग्रेटर सर्किट है। अब इस सर्किट को ज़रा आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको सिंपल, जैसा हमने पहले बेसिक सिंपल एम्पलीफायर ऑप एम्प के थ्रू पढ़ा था, ऑप एम्प के द्वारा, सेम वैसे ही है। ये हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसका एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इस पिन से हम आउटपुट लेते हैं जो 6 नंबर पिन होती है, और E प्लस VCC माइनस VCC हमारी सप्लाई वोल्टेजेस है, बायसिंग वोल्टेजेस। इनफाइनाइट लिखा है, इट मीन्स ये आइडियल एम्पलीफायर है। गेट बहुत ज़्यादा होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो सर्किट आप देखिए कि फीडबैक में हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया हुआ CF। इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस लिया R1 और उसको कनेक्ट किया है इनपुट Vi से। अब ये सर्किट हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसका मतलब जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हमें इनपुट का इंटीग्रेशन होके मिलेगा, यानी आउटपुट जो है ये होगा इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। अब ये अभी हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं। आपको KVL KCL मैंने बताया था, KVL KCL इस सर्किट के अंदर लगानी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ये इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई करंट इधर फ्लो नहीं करता है। ठीक है। उसके कारण क्या है कि जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगी वही वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगी। अब चूंकि इस टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ है, इट मीन्स ये जो V1 है वो क्या होगा, 0। जब ये टर्मिनल वोल्टेज, वर्चुअल ग्राउंड यही कहता है कि ये दोनों वोल्टेज बराबर होगी, तो यहाँ पर अगर 0 है तो ये पॉइंट है, ये भी वर्चुअली ग्राउंड होगा। इट मीन्स करंट इधर जा नहीं सकता। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ पर एक वोल्टेज है, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ कोई वोल्टेज है और ये ग्राउंड है, तो करंट यहाँ से ग्राउंड को आएगा, और एक करंट आएगा इस वोल्टेज से ग्राउंड की तरफ। तो एक करंट II और एक करंट IF, ये दो करंट है। तो हम क्या जानते हैं, KCL जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज 0। तो ये करंट प्लस ये करंट, इधर कोई करंट है ही नहीं क्योंकि इधर इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इधर जाएगा ही नहीं। तो दोनों करंट का जो सम है इस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है। तो II प्लस IF इजिकल टू 0। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो करता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो हम रखेंगे। प्लस ये जो करंट है ये क्या होता है, ओम के नियम का जो करंट लगेगा वही लगेगा, I इजिकल टू V/R। R ये है, V ये है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। आप उस सर्किट को, इस सर्किट को आप बना लीजिए कागज़ में, आपको आसानी रहेगी। मैंने बताया II प्लस I2 इजिकल टू 0। तो II, दिस II, ये करंट होता है VI/R, ओम का नियम लगा दिया, लिख दिया। और जो कैपेसिटर के अंदर करंट होता है, वो कैपेसिटर का जो करंट है उसका जो फार्मूला होता है I कैपेसिटर के थ्रू C इजिकल टू
कैपेसिटेंस की वैल्यू सी, और जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होती है डी वी बाई डी टी, ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी इस पॉइंट, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये वी आउटपुट और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज, यानी वी आउटपुट इस कैपेसिटर के ऊपर है। तो जो वी है इसकी जगह वी आउटपुट लिख दूंगा, सी की जगह सी एफ लिख दूंगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आई आई प्लस आई टू, देखो ये लिख दिया वी आई बाई आर आई, और ये सी एफ डी वी आउट बाई डी टी इजिकल टू जीरो। इसको मैंने यहीं रख लिया, बाकी चीज़ राइट में ले गया, ठीक है। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वी आई बाई आई आर आई, वी आई बाई आर आई, और ये सी एफ जो है वो नीचे चला जाएगा, तो वन बाई आर आई सी एफ, साइन माइनस है। फिर क्या हुआ, टेकिंग इंटीग्रेशन, मैं इधर भी इंटीग्रेशन लगा दूँ और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दूँ, तो मुझे पता है कि जब डिफ्रेंशिएटर का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएटर हट जाता है, तो यहाँ पे तो वी आउटपुट बच जाएगा आपके पास, और यहाँ इंटीग्रेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, इस डी टी को यहाँ ले जाओ, यहाँ लिख दो इसके साथ में, तो लिख दिया मैंने डी टी, और इंटीग्रेशन साइन यहाँ आ गया, ये आ गया, और 1/R1C1 ये कॉन्स्टेंट, इसको मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ डी हट जाएगा, यानी डिफरेंशिएट हट जाएगा, तो केवल वी आउटपुट बचेगा, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 1/R1CF इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। तो मैंने क्या कहा था कि ये सर्किट क्या है, एक इंटीग्रेटर है, और जो आपका आउटपुट मिल रहा है वहाँ पर क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, यानी ये एक इंटीग्रेटर है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि यह एक इंटीग्रेटर सर्किट है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी, प्रूव हो गया कि ये इंटीग्रेटर है। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेटर सर्किट। आपको सर्किट याद रखना है और इसकी ये कार्यप्रणाली याद रखनी है, इसको प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा कि इंटीग्रेटर कैसा होता है। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे इस इंटीग्रेटर के ऊपर, कि ये जो इनपुट है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये एक हमारा साइन वेव हो सकता है, ये हमारी ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, ये स्टेप सिग्नल हो सकता है, ये इम्पल्स सिग्नल हो सकता है। तो अलग अलग सिग्नल्स पे हमें किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त होता है, इस चीज़ को हम एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक साइन वेव अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। चलिए, अब साइन वेव का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वी, अगर इनपुट हमारा है साइन वेव तो वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ मैं, एक वी एम उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो वी आई की जगह मैं वी एम साइन ओमेगा टी लिख दूँ, लिख दिया, इंटीग्रेशन किया, वी एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। देखते हैं, वी एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, कॉस माइनस साइन के साथ, तो कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा है ये इसके नीचे आएगा, तो ओमेगा साथ में आएगा, ये लिख दिया। तो वी एम ओमेगा R1CF, ये तो कोर्स पूरा कांस्टेंट हो गया, और कोस ओमेगा टी आ गया, ये इंटीग्रेशन करने पे आएगा, ये वी आउटपुट है, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं कि ये तो क्या हुआ कि ये ओमेगा टी एक क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, यानी इसकी वैल्यू मैं अलग अलग रख के देखूँ क्या मिलता है मुझे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओमेगा टी की वैल्यू पहले लिया 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आउटपुट क्या आ गया, वी एम ओमेगा R1CF, एक चीज़ आ गई। अब मैं मान लूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है, तो π/2 अगर रख दूँ तो कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 0। अब तीसरे केस में ले लिया कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई है, तो पाई लेने पे कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये जो है कोस π/2 -1 रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा वी एम ओमेगा, तो ये आंसर आ जाएगा -VM ओमेगा RICF। तो ये अलग अलग 3 पॉइंट पे 3 चीज़ हमें मिल गई। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या क्या और पॉइंट भी ले सकते हैं, एक दो। ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 ली, 3π/2 इज इक्विवेलेंट टू π/2, ठीक है। तो π/2 की वैल्यू 0 थी, तो 3π/2 की भी 0 होगी, तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। 2π पे ले लूँ, तो 2π पे क्या आ गया, 2π पे 1 आएगी, 1 वैल्यू क्या आएगी, VM ओमेगा R1C1। ये कैलकुलेशन कर लेना अलग अलग पॉइंट पे। अब जो जो पॉइंट आए हैं मेरे उनको मैं ड्रॉ कर लूँ, ये देखिए, ये आप को दिख रहा है, अब देखिए ये मेरी इनपुट है,
ठीक है। ये मैंने वो 0 π/2 पाई ये क्यों लिया, क्योंकि साइन की जो वैल्यूज़ है वो हम इन पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे, ठीक है। एक पूरी वेव में ये अलग अलग पॉइंट हमने लिए हैं, उन पे मुझे आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट ऊपर देख लिया क्या क्या मिला था हमको, देख लिए। 0 पे क्या मिला था आउटपुट मुझे, ये Vm ओमेगा R1 या RICF, ये पॉइंट ले लिया। उसके बाद जब मैंने π/2 पॉइंट लिया तो क्या आउटपुट मिला था मुझे, 0। तो ये देखो 0 हो गया ये, ठीक है। पाई पे क्या लिया था, माइनस साइन के साथ ये, तो ये पॉइंट आ गया। 3π/2 पे क्या आया था, फिर 0 आया था, और 2π पे क्या आया था, फिर ये आई थी। देखो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो एक लाइन इनको जोड़ते हुए बना दी, खींच दी। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट इनको जोड़ दिया, तो ऐसी वेव आ गई। अब देखिए आगे सेम वेव रिपीट हो रही है, तो सेम शेप रिपीट हो जाएगी ऐसे। तो अब देखिए आप पूरी चीज़ को कि आपका आउटपुट पे क्या मिला। आपने एक साइन वेव दी, किसको दी, इस इंटीग्रेटर को दी, इस सर्किट को दी जो हमने अब पढ़ रहे हैं। तो आपका आउटपुट पे क्या मिला, आउटपुट पे आपको एक ट्रायंगुलर वेव मिली विद पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव से चालू हुई ना, हमारे यहाँ से 0 से चालू हुआ, पॉजिटिव वेव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमको एक पॉजिटिव आउटपुट मिला। तो आपको ये आउटपुट प्राप्त होता है। तो आपसे कोई पूछे कि जब किसी इंटीग्रेटर को आप साइन वेव दोगे तो कैसे आप साबित करोगे कि उससे आपको ट्रायंगुलर वेव मिलेगी, पहले तो आपसे पूछेंगे क्या मिलेगा, तो ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। पूरा यहाँ पे प्रूफ है उस चीज़ का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जब हम किसी इंटीग्रेटर को साइन वेव देते हैं तो वो हमको एक ट्रायंगुलर वेव देती है। और ट्रायंगुलर वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, वो इस फार्मूले से निकल जाएगा आराम से। जो भी मैं सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ साइन वेव, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, R1 कितना यूज़ किया, CF कितना किया, सारी चीज़ें रख दो, आपको ये वोल्टेज मिल जाएगी। सिंपल सी, कोई डिफ़िकल्टी इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। अब मान लो स्टेप सिग्नल आप अप्लाई करते हैं, साइन तो हो गया हमारा। साइन के बाद अब मान लो आप स्टेप सिग्नल को हम पढ़ना चाहें, तो स्टेप सिग्नल में क्या होगा, स्टेप ऐसा, शेप ऐसी होती है स्टेप सिग्नल की, इस तरह की। स्टेप सिग्नल जो है 0 के आगे ग्रेटर देन 0 जब वैल्यू होगी टाइम की, टी या ये टी की रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो जब टी 0 से बड़ा होगा तो स्टेप सिग्नल पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव प्लस वी, ये अगर वी है एम्पलीट्यूड इसका, और नेगेटिव यानी इससे इधर 0 है, कुछ भी नहीं है, केवल 0 से ग्रेटर देन पे स्टेप सिग्नल होता है। स्टेप सिग्नल आप सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए स्टेप सिग्नल के बारे में। नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर स्टेप सिग्नल के बारे में जानें, स्टेप सिग्नल कैसा होता है, किस शेप का होता है। तो इसको जब हम अगर एनालाइज करें तो उससे क्या होगा, ये रहा हमारा फार्मूला, ये आया था आउटपुट इंटीग्रेटर का, ये आया था। अब वी की जगह मैं क्या रखूँगा, वी की जगह ये स्टेप सिग्नल आएगा। तो ये स्टेप सिग्नल जो होता है वो यूटी की फॉर्म में होता है। जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1, देखो ये स्टेप सिग्नल फॉर एग्जांपल वी आई डी टी है, तो वी आई क्या है, वी आई दिस वी आई, ये जो वी आई है, ये जो वी आई है ये हमारा है कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट है ए, या हम कह सकते हैं वी, इसको वी ले लो आप, है ना, वोल्टेज ले रहे हैं ना हम। अभी क्या है, थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें हो सकती है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली होता है, तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो केवल 3 ही स्टेप हम लिखेंगे वी आई इक्वल टू 3 के आगे हम यू टी लगा देते हैं एक्चुअली, क्योंकि स्टेप सिग्नल को हम यू टी से डिनोट करते हैं, 3 यू टी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होता है इस तरह से। अब यहाँ पे वी लिखा है तो वी कुछ भी हो सकता है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो हमने वी से डिनोट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो हमारा कुल मिला के ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया, इसकी जगह मैंने वी डी टी, तो कांस्टेंट हो गया 1, तो टी आ गया साथ में, ठीक है। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाता है, यानी इंटीग्रेशन जानते ही होंगे, तो वी R1 CF टी, ओके। अब टी की वैल्यू 0 ली तो आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। टी की वैल्यू 1 मिली सेकेंड ली तो आंसर ये आ गया, टी की जगह 1, टी की जगह 2 लिखा तो 2 आ गया। तो ऐसे ऐसे टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 करते रहेंगे तो आउटपुट आपका उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। पहले 0 आया, फिर देखो ये ऐसे ही रहा 1, फिर ये 2 हो गया, बाकी सेम रहा, फिर 3, अगर 3 मिली सेकेंड लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5। अब आपका आउटपुट बढ़ा है कैसे, आप देख सकते हैं, माइनस साइन के साथ हो रहा है ना। तो ये अगर आपका इनपुट है, ये 1 मिली सेकेंड टाइम, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड है, तो 1 मिली सेकेंड 0 पे, तो 0 पे क्या आया था, 0 ही आया था। 1 मिली सेकेंड पे माइनस साइन के साथ आया था, 1 मिली सेकेंड में माइनस V1 R1 से कुछ वैल्यू है, मान लो वो वैल्यू ये है, ये पॉइंट है,
फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो इसके सापेक्ष बिल्कुल सीधी लाइन में 2 पे यहाँ आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, यूँ यूँ ऐसे सिंपल लाइन चलती जाएगी। इसको बोलते हैं रैंप। स्टेप को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल एकदम आपका स्लोप की फॉर्म में होता है, उसको रैंप सिग्नल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो मैथमेटिकल होता है टी होता है, टी एक्स। अब तीसरा केस देख लेते हैं कि तीसरे केस में अगर हमको स्क्वायर वेव अप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल बाय टेकिंग स्टेप सिग्नल वेव फॉर्म एज ए रेफरेंस वी कैन ड्रॉ आउटपुट फॉर स्क्वायर वेव। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि स्टेप, अभी हमने ये चीज़ क्यों पढ़ी है, ये चीज़ क्यों पढ़ी है, ये इसलिए पढ़ी है क्योंकि ये स्टेप सिग्नल ही है। स्टेप सिग्नल जो है, स्क्वायर वेव जो वेव होती है वो स्टेप से मिलके बनी हुई होती है। तो मैंने एक पॉजिटिव स्टेप सिग्नल लिया तो मुझे एक नेगेटिव स्लोप मिला। यही अगर यू की बजाय नीचे होता, नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ होता, तो हमें क्या मिलता, पॉजिटिव आउटपुट। तो उसी चीज़ को हम देख रहे हैं आगे। अब यहाँ देखिए आप, तो हम अगर हमारा स्टेप सिग्नल लेते हैं, स्टेप सिग्नल तो हमने ले लिया, हम अगर हम स्क्वायर वेव लेते हैं तो देखो अभी इतना सिग्नल हमने लिया था थोड़ी देर पहले, तो उससे हमें क्या मिला था, इस तरह की वेव मिली थी नेगेटिव ऐसे। तो अभी आप देखिए एक ऐसे है, फिर अगला सिग्नल ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। देखो ये यहाँ था, फिर स्विच कर गया यहाँ पे, फिर ये पॉजिटिव स्टेप है, ये नेगेटिव स्टेप है, ये फिर पॉजिटिव स्टेप है, फिर नेगेटिव स्टेप है। तो इस 0 से T1 में पॉजिटिव स्टेप है, T1 टू T2 में नेगेटिव स्टेप है, T2 टू T3 में पॉजिटिव स्टेप है। तो अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, जब पॉजिटिव स्टेप दिया था तो हमें आउटपुट एक नेगेटिव रैंप सिग्नल मिला था, ऐसा ड्रॉ कर दिया। फिर नेगेटिव स्टेप है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा ड्रॉ कर दिया। फिर पॉजिटिव स्टेप है, फिर नेगेटिव स्टेप रैंप सिग्नल मिल गया, तो ये ड्रॉ हो गया आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटीग्रेटर को स्टेप या ट्रायंगुलर स्क्वायर वेव देंगे तो आपको क्या मिलेगी, ट्रायंगुलर वेव। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले मैथमेटिकली, एम्पलीट्यूड इतना होगा। तो बात समझ में आ गई कि इंटीग्रेटर को जब आप एक स्क्वायर वेव देते हैं तो आपको ट्रायंगुलर वेव मिलती है। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी है लैब के अंदर, प्रॉपर किट है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें रखेंगे। वहाँ पर जो भी इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू, जो भी R1 है, CF है, और ये टाइम एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट आप रखेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा। सो ये आपका है ये इंटीग्रेटर इतना। अब आप हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशिएटर, कि डिफरेंशिएटर का सर्किट किस टाइप का होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका डिफरेंशिएटर सर्किट है। पिछले सर्किट के अंदर यहाँ पर कैपेसिटर था, वो रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो गया, और जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ कैपेसिटर लग गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ है, फीडबैक हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पर, हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लेते हैं। सर्किट कुछ ऐसा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए करंट, एक करंट ऐसे फ्लो करेगा, एक करंट ऐसे फ्लो करेगा, दोनों का सम यहाँ 0 होगा। उसको लिख देते हैं II प्लस IF। दिस II इज़ फ्रॉम कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो फार्मूला आता है CdVi/dt, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज चेंज होगी, Vi है, वहाँ आउटपुट था पहले। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, तो ये आउटपुट बाई RF। सॉल्व किया तो आउटपुट को यहीं रहने, तो बाकी को इधर उधर ले गए, तो हमारा आउटपुट इस तरह का आ गया। अब आप देख सकते हैं सीधा सा रिलेशनशिप आउटपुट और इनपुट में, जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंशिएटर के साथ है। इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट का डिफरेंशिएटेड वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ये हमारा एक डिफरेंशिएटर सर्किट है। ठीक है, तो ईजी है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस डिफरेंशिएटर सर्किट को एक साइन वेव अप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि इनपुट अगर Vm साइन ओमेगा टी है तो d/dt, या Vi था Vm साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos ओमेगा टी आता है, और ओमेगा उसके मल्टीप्लाई में आता है। ये मैथमेटिकल टूल है, आपको आना चाहिए। तो RF/C1 Vm ओमेगा, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो Vm यहीं रखो, ओमेगा और RF/CF cos ओमेगा टी। अब ये इतना यहाँ से लेके ये इतना तो आपका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, जब ओमेगा टी की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये 1 होएगा, cos ओमेगा cos 0 1 होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। π/2 पे क्या होगा, π/2 की वैल्यू 0 होती है तो सब 0 हो जाएगा, पाई पे -1 होती है तो प्लस हो जाएगा, और हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, 0 पे आंसर हमारा क्या आया था माइनस, और π/2 भी 0 आया था,
पाई पे प्लस आया था, फिर 2 पाई, ये आपका 3 पाई/2 जो है 3 पाई/2 पे आपका जो आंसर है वो फिर से 0 हो गया ये, और 2 पाई पे फिर से नेगेटिव हो गया, और ये साइकिल चलती रही। यानी इसमें आपको क्या मिला, जब आप साइन वेव अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रायंगुलर वेव मिलती है डिफरेंशिएटर के केस में, लेकिन वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव स्लोप मिल रहा था, यहाँ आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा। देखो ये पॉजिटिव साइकिल के दौरान आपको देखो नेगेटिव से चालू हो रही है ना, हमारा जो ये इसके ट्रायंगुलर वेव है वो नेगेटिव से मिल रही है, यानी इन्वर्टेड मिल रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखते हैं कि जब हम स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये मेरा स्टेप सिग्नल है, यानी एट टाइम 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, तो आपका आउटपुट कैसा आएगा, आपका आउटपुट ऐसा आएगा, बिल्कुल फ्लैट है, केवल जहाँ पर स्टेप चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड वी है, इससे जस्ट पहले 0 था, 0 से जस्ट वी पहुँच गया और वो वी मेंटेन है। तो जहाँ पे आपका चेंजेज आ रहे हैं उस पर केवल आपको एक स्पाइक मिलेगी, नेगेटिव स्पाइक मिलेगी, बाकी आपका आंसर 0 रहेगा। ये स्टेप सिग्नल जब हम डिफरेंशिएटर को अप्लाई करते हैं तो ऐसा मिलता है, स्पाइक्स आती है, स्पाइक्स। ये आप जब आप CRO पे करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज आ रहा है ना 0 पे, t=0 पे, तो t=0 पे आपको एक नेगेटिव स्पाइक मिलेगी। नेगेटिव स्पाइक इसलिए मिलेगी क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो जब स्टेप दिया तो आपको स्पाइक मिलेगी। अब यही स्टेप सिग्नल आपका स्क्वायर वेव बन जाता है आगे जाके। तो जब मैं स्क्वायर वेव दूंगा तो जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है, देखो यहाँ चेंज आ रहा है, 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 क्या चेंज आ रहा है, जस्ट यहाँ पे इससे पहले 0 था, 0 से 1 हो गया, वी एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ वी है, वी से -v हो गया, तो यहाँ चेंज आ रहा है t=1 पे, तो t=1 पे, तो यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक, एक नेगेटिव स्पाइक ये रही, एक स्पाइक ये रही, एक स्पाइक ये रही, एक स्पाइक ये रही, यानी यहाँ पे आपको इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। कहने का मतलब ये इम्पल्स होता है, t=0 पे एम्पलीट्यूड होता है, उसके अलावा कहीं एम्पलीट्यूड नहीं होता। तो इम्पल्स सिग्नल को भी आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएटर सर्किट हो गया, और अलग अलग जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर इनके ऑपरेशंस हो गए। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी है, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर, ठीक है। आप कोई भी ये जो सिग्नल की नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए इनके लिए, कि स्क्वायर सिग्नल कैसा होता है, सॉरी स्टेप सिग्नल कैसा होता है, इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है, और रैंप सिग्नल क्या होता है। इन तीन चीज़ों को आप स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले टॉपिक को हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।